नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से फरवरी 2026 का करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, हम लोग मंथली करंट अफेयर सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको जनवरी 2025 का क्लास हो चुका है, उसके बाद मार्च अप्रैल का भी हो चुका है। तो हम लोग फरवरी 2026 का करंट अफेयर देख रहे हैं। खास करके आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक क्लास तैयार किया जा रहा है। साथ ही आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, तो ये करंट अफेयर आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इस करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ दिया रहेगा वो आपको बेसिक चीज़ें भी अच्छे से शुरुआत होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला कह रहा है, भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह सफल परीक्षण किया गया। मतलब आज तक जो भी भारत की धरती से किया गया था उपग्रह प्रक्षेपण, उसका सफल परीक्षण किया गया इसरो द्वारा। LVM-3M6, इसको याद रखिएगा, इंजन का नाम है, रॉकेट का नाम है। LVM-3M6 के जरिए अमेरिका के संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का प्रक्षेपण किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, क्या संचार ग्रह उपग्रह का नाम है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसका वजन जो होगा 6100 kg होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह भारत की धरती से लॉन्च किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है शांति बिल 2025। देखिए, शांति बिल 2025 कह रहा है, ये क्या है शांति बिल 2025? ये जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रवेश करने के लिए दिया गया है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में अभी तक देखते होंगे परमाणु ऊर्जा में FDI के अंतर्गत या निजी क्षेत्र को नहीं दिया जाता था। तो हालांकि FDI के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन आपको निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के उत्पादन को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, ये लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो 17 दिसंबर को, और राज्यसभा में 18 दिसंबर को। ठीक है, इस उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रवेश कराना, इसको ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 2010 का परमाणु क्षति के नागरिक दायित्व अधिनियम को कर दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वैधानिक दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब निजी कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं हमारे वर्तमान स्थिति जो परमाणु ऊर्जा नाभ की ऊर्जा में उत्पादन में है, इसका क्या रोल है। तो 2025 तक 9 गीगावाट है, और इसका जो लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट उत्पादन करना है, इसको ध्यान रखिएगा। 2047 तक कितना लक्ष्य है? तो 100 गीगावाट। अब अगला खबर है, दीपावली को यूनेस्को के अमूर्त सूची विरासत में शामिल किया गया। एक मूर्त सूची होता है, एक अमूर्त सूची होता है। तो दीपावली को अमूर्त सूची के तहत शामिल किया गया। ये 20वें सत्र में आयोजन जो हुआ था उसमें शामिल किया गया। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था 20वें सत्र में। ठीक है, भारत ने पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था 2025 में, इसको ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष था विशाल भी शर्मा, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ दीपावली 16वां प्रतीक बना है। ठीक है, तो भारत की तरफ से अब तक जो भी अमूर्त विषय बना है ये 16वां बना है। तो इससे पहले देखते हैं और कौन कौन सा बना है। देखिए, वैदिक जाप या वैदिक मंत्र 2008 में दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कुटियाट्टम, ये केरल के सांस्कृतिक रंगमंच है। उसके बाद रामलीला जो 2008 में इसको मिला था। रम्मान, उत्तराखंड के धार्मिक उत्सव। देखिए, ये डेट याद नहीं रखिए, लेकिन ये याद रखिएगा कहाँ का उत्सव है। रम्मान जो है उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव है। उसके बाद कह रहा है मुदियट्टू जो है केरल का नृत्य नाटक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कालबेलिया, ये राजस्थान के सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद छऊ नृत्य है, पूर्वी भारत, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में मुखौटा नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। और लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण 2012, इसको दिया गया। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद संकीर्तन, ये मणिपुर का गायन नृत्य है। उसके बाद ढढेरा शिल्प, ये पंजाब के पीतल तांबे का बर्तन बनाने का शिल्प है, ये पूछा हुआ है, दोनों यूपीएससी में पूछा हुआ है, तीनों यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद योग को दिया गया है 2016 में। उसके बाद नवरोज, जो फारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ईरानी नववर्ष है। उसके बाद कुंभ मेला 2017 में दिया गया है। दुर्गा पूजा 2021 में, और गुजरात गरबा 2023 में। ये भी यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। दीपावली को कब मिला है? 2025 में मिला है। ठीक है, तो लास्ट 3 ये याद रखिए कब मिला है, और बाकी किस क्षेत्र में किस राज्य से संबंधित है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीपावली के अतिरिक्त इस वर्ष यूनेस्को की सूची में साइप्रस की प्राचीन कमांडारिया वाइन, धान की लाइफ स्टाइल, संगीत और नृत्य, चिल्ली के सर्कस परंपराओं को शामिल किया गया है।
ठीक है, उस इतना ध्यान नहीं रखना इंडिया में क्या मिला है उसको ध्यान रखिए, बाकी इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम लड़ने पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद कह रहा है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय थल सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर को खेप सौंपा गया है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये किस देश द्वारा दिया गया है? तो अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर है। भारत और अमेरिका के बीच समझौता के तहत अमेरिका ने इसे भारत को सौंपा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? AH-64E, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भारत और अमेरिका के साथ 600 करोड़ रुपये की डील हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। देखिए, पहले जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम था उसका नाम क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। देखिए, मोदी जी लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण और क्या है कि लोगों के जनमानस के समान जीवन के देखते हुए नामकरण भी करते हैं या उसका कल्याणकारी योजना भी लाते हैं, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय था, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अन्य नाम देखते हैं कौन कौन चेंज हुआ है। तो राजभवन, लोक भवन, राजपथ को कर्तव्य पथ, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन और रेसकोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग। अभी आप लोग अगर कभी दिल्ली आए होंगे तो इंडिया गेट से लेकर के लाल किला तक या राष्ट्रपति आवास तक देखते होंगे, तो ये तीनों भवन चारों पथ पड़ता है, उन्हीं को नाम चेंज किया गया है। उसके बाद कह रहा है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। पहले राजस्व जिला 11 था, अब 2 प्लस कर दिया गया, 13 कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा शुरू हुआ, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री जो है जॉर्डन, इथोपिया, ईरान का और ओमान का, ये दिसंबर 2026 में 2025 का यात्रा था। और जॉर्डन की कैपिटल कहाँ है? अम्मान है। देखिए, हम लोग जो करंट अफेयर कर रहे हैं PIB और घटना चक्र, ये प्रतियोगिता दर्पण कुरुक्षेत्र है, तो ये इसका जो सोर्स होता है वो 2 मंथ लेट चलता है। जैसे ये आपको फरवरी का है तो इसमें अधिकतर जनवरी और दिसंबर का खबर दिखेगा, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं कि इतना पीछे का चल रहा है। जॉर्डन, अम्मान इसका कैपिटल है और इसका प्रधानमंत्री कौन है? जाफर हसन। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? जाफर हसन। देखिए, प्रधानमंत्री का नाम याद रखिए, ये आपको मिलान करने में स्टेटमेंट में PCS में खास कर देता है और आपको वनडे एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट दे देगा कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है, तो जाफर हसन याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है इथोपिया के कैपिटल कौन है? अदीस अबाब। देखिए, अदीस अबाब ही यहाँ पे अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर है। अफ्रीकी संघ काफ़ी चर्चा में पीछे बना हुआ है। अभी देखे होंगे G20 का जब भारत में आयोजन हुआ था तो अफ्रीकी संघ G20 में शामिल हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो इथोपिया के जो प्रधानमंत्री है अभी अहमद अली है, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओमान का कैपिटल मस्कट है, इस यहाँ का सुल्तान है हैथम बिन तारिक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति भारत यात्रा, ये 4 से 5 दिसंबर रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। मुख्य एजेंडा क्या था? भारत एवं रूस के बीच 23वीं वार्षिक बैठक में भाग लेना, ठीक है, और दोनों देशों का व्यापार जो है 2030 तक 100 बिलियन करने की सहमति दर्शाया गया है। देखिए, ये सब पॉइंट आपको जहाँ से ये मिल रहा है, आपको PT में तो काम करेगा ही, उसके साथ मेंस में आप यूज कर सकते हैं। अगर भारत और रूस के बारे में चर्चा कर रहा है तो सीधे यहाँ से फैक्ट उठा करके सीधे यहाँ शुरुआत कीजिएगा, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दौरान कह रहा है, भारत एवं यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच व्यापार समझौता की समीक्षा की गई है। देखिए, यूरेशियन, एक तो यूरोपियन कंट्री, देखते हैं यूरेशियन क्या है, जो एशिया और यूरेशिया के बीच पड़ने वाला देश है। तो यूरेशियन आर्थिक यूनियन है, जो इसके सदस्य है कौन कौन सा है? तो 5 सदस्य हैं। एक रूस है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये सभी देश रूस के समर्थक में हमेशा खड़े रहते हैं। उसके बाद कह रहा है, हाल ही में सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला इजराइल प्रथम देश बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी काफ़ी चर्चा में था। यहाँ अपना इजराइल सैन्य बेस भी स्थापित कर रहा है। तो सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इजराइल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, सोमालीलैंड जो है ये 1991 में सोमालिया से अलग होकर स्वतंत्र घोषणा किया। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हरगोश है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? हरगोश है। और इसकी सीमाएं कहाँ किसके से लगती है? सोमालिया से, जिबूती से और इथोपिया से। एक किसी के सदर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम सुनेंगे अगर आप लोग अफ्रीका के देखे होंगे, ये आपको अरब सागर और की खाड़ी यहाँ देखे होंगे, तो ये अफ्रीका के क्षेत्र कुछ इस तरह लास्ट में देखने को पड़ता है। मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब है कि सीन के आकार देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो इसमें कौन कौन देश पड़ता है? ये आपका हो गया अदन की खाड़ी, ठीक है। तो यहीं पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलता है।
तो इसमें जो देश है उसको ध्यान रखिएगा, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ एग्जाम में आपको कितना बार है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आते हैं। उसके बाद कह रहा है किस देश द्वारा 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ के 16 वर्ष से कम बच्चों की उम्र पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद हाल ही में आतंकी हमले के कारण चर्चा में रहा बोडी बीच कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में बोडी बीच में आतंकी हमला हुआ, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। उसके बाद कह रहा है किस देश के द्वारा विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजकी कारीवा को पुनः चालू कर दिया गया है। तो देखिए जापान का ये षड्यंत्र है, परमाणु संयंत्र है, तो इसको बीच में जब परमाणु संयंत्र घटना हुआ था तो बंद कर दिया गया था। तो काशीवाजकी कारीवा को फिर से चालू कर दिया गया, किसके द्वारा, जापान द्वारा। उसके बाद कह रहा एशिया पावर इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है एशिया। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन है, प्रथम पर रूस है, रूस ने USA अमेरिका है, और सेकंड पे चीन है। ठीक है, ये श्रेणी 1 के अंतर्गत इसमें क्या आता है, सुपर पावर में कौन है, एक पर US है और सेकंड पे चीन है। देखिए सुपर पावर ये है, पूरा विश्व में आता है तो एशिया में भी आएगा। उसके बाद थर्ड पे कौन है, मेजर पावर में इंडिया है 40 अंक के साथ। ठीक है, और चौथा पर है जापान और पाँचवां पर है रूस। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये आपको क्रम लगाने के लिए दे देगा। उसके बाद किस देश द्वारा अगले 10 वर्षों के चंद्रयान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा किसने किया है, तो रूस ने किया है, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड के साथ व्यापारिक समझौता घोषणा हुआ है। ठीक है, 2025 तक भारत का तीसरा व्यापार समझौता हुआ है। पहला किसके साथ हुआ, UK, उसके बाद ओमान के साथ हुआ है, इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। ठीक है, इस समझौता के पश्चात भारत और न्यूजीलैंड के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। यह लक्ष्य अगले 5 वर्षों के लिए द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $5 बिलियन करने का लक्ष्य है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए पहले जो क्या था, मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, शुरू किया गया था। तो ये क्या था, इसको नाम बदल करके अब कर दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको ध्यान रखिएगा। इसी को भी रामजी एक्ट 2025 के नाम से जाना जाता है। इसके पहले देखिए 2025 में जब स्थापना हुआ था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, तो नरेगा नाम दिया गया था, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। उसके बाद 2009 में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, और 2025 में कर दिया विकसित भारत जी रामजी योजना। ठीक है, तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। देखिए पहले जो था ये 100 दिन के रोजगार देता था, लेकिन अब रोजगार जो है 125 दिन का रोजगार है। ठीक है, अब ये जो 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र है उसमें क्या क्या है, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा का विकास, चरम मौसमी परिवर्तन के असर को कम करना। देखिए अभी भी आप लोग देखते होंगे मनरेगा के तहत जल संरक्षण, तालाब उलाब का सिंचाई के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में रोड का निर्माण किया जाता है। तो इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 100 दिन की जगह पर 125 दिन रोजगार किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये काफ़ी चर्चा में था। इसका एक कारण और था कि ये योजना जो पहले है केंद्र प्रायोजित योजना, ये केंद्र क्षेत्र की योजना था। देखिए एक केंद्र क्षेत्र की योजना होता है, इसको ध्यान से पढ़िए, कभी कभी पढ़ते होंगे तो कन्फ्यूज होगा। एक केंद्र क्षेत्र की योजना होती है केंद्र क्षेत्र की योजना, एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना, दोनों को ध्यान से पढ़िए। देखिए ध्यान से देखिएगा, केंद्र क्षेत्र में ये होता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और 100% पूरा वित्त का संचालन केंद्र सरकार करती है। ठीक है, और केंद्र प्रायोजित में होता है कि यहाँ केंद्र के साथ राज्य का भी योगदान होता है। ठीक है, तो पहले जो था मनरेगा वो केंद्र क्षेत्र की योजना था, 100% यहाँ पे केंद्र द्वारा राशि दिया जाता था। अब केंद्र प्रायोजित हो गया, इसी कारण काफ़ी विवाद में रहा है। केंद्र प्रायोजित होने के कारण अब 60% राज्यों द्वारा और 40% केंद्र द्वारा वित्त दिया जाएगा। और यही पूर्वोत्तर राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में ये 90% केंद्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से आपको पूछ देगा ये कैसा योजना है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है इसके तहत वित्त पोषण केंद्र एवं राज्यों द्वारा मिलकर किया जाएगा। वही बात है, फसलों की कटाई बुआई के दौरान 60 दिनों तक कोई काम न करने का प्रावधान है। ठीक है, अनियमितता की पहचान के लिए बायोटेक उपस्थित तथा AI का प्रयोग किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा हाल ही में RBI फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड
को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मतलब आरबीआई द्वारा फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने के रूप में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या कितना हो जाएगा? 12। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी बड़ा सुधार चेंज किया गया है। पीएसएल जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो पीएसएल जो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देते थे पहले 75% था, इसको घटा करके कितना कर दिया गया? 60% कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। पीएसएल क्षेत्र में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको पीएसएल क्षेत्र में 75% घटाकर 60% अब ऋण देना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, पीएसएल क्षेत्र वैसा होता है जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि कुटीर उद्योग से संबंधित ऋण देना अनिवार्य होता है। अब कह रहा है ओमान के साथ व्यापारिक समझौता, नाम व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA 18 दिसंबर 2020 को हस्ताक्षर हुआ। अब खाड़ी देश के किसी भी देश के साथ भारत का दूसरा व्यापार समझौता है। जो खाड़ी देश है ओमान, उसके साथ भारत का ऐसा दूसरा समझौता है। ठीक है, तो देखिए खाड़ी देश क्या है इसको समझते हैं। देखिए, एक आप देखे होंगे अभी खाड़ी देश काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ उधर प्रमुख देश ईरान पड़ेगा, तो एक तरफ इधर आपको सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत देखने को मिलता है। ठीक है, तो खाड़ी देश खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना जो किया गया था वो 1981 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। 6 सदस्य कौन है? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इराक और ईरान दोनों खाड़ी देश से लगा हुआ है, लेकिन दोनों खाड़ी देश का सदस्य देश नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ UPSC क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो PCS यहाँ से पूछ लेगा। जो इराक और ईरान है खाड़ी देश से लगा हुआ है, खाड़ी देश से लगा हुआ है, मतलब खाड़ी गल्फ ऑफ खाड़ी से लगा हुआ है, लेकिन इराक और ईरान जो है खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत से ओमान को किए जाने वाले 99% से अधिक निर्यात शून्य शुल्क होता है। चलिए 19 नंबर का रहा है GDP संबंधी एनएसओ के आंकड़े। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में दूसरी तिमाही में GDP 8.2% रहा, तीसरी तिमाही में 7%। इस दौरान GDP इतना रहा। चलिए ये लिस्टेड जो आएगा उसको देख लीजिएगा, हालांकि तिमाही नहीं पूछता है। जनगणना के लिए मंत्रिमंडल मंजूरी। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं पहले जनगणना होती क्या है। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 246 के तहत संघ सूची का जनगणना विषय है। मतलब संघ सूची का विषय होता है जिस पर संघ कानून या क्रियान्वयन करता है। तो आर्टिकल 246 के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको ध्यान रखिएगा। संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ का दायित्व है कि ये हर 10 वर्ष में जनगणना कराएगा। ठीक है, देखिए 2011 के बाद 2021-22 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ। अब इसकी जनगणना अब 2026-27 में होगा। ये जनगणना दो चरणों में होगा। ठीक है, और ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है तथा डिजिटल जनगणना पहली डिजिटल जनगणना है। याद रखिए। देखिए, इतिहास में हम देखते हैं तो भारत में पहली बार जनगणना जो किया गया था 1872 में, ये याद रखिएगा। 1872 में किसके द्वारा किया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा नियमित रूप से जनगणना किया गया था तो 1881 में किसका कार्यकाल था? तो रिपन का काल था। 1881 में रिपन के काल में नियमित जनगणना किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब करंट सिचुएशन क्या है उसको देखते हैं। 8वीं जनगणना है, इसकी लागत वह 11,718 करोड़ पड़ेगा। पहला चरण जो होगा अप्रैल सितंबर 2026 से घरों की सूची बनाना एवं आवास जनगणना करना। देखिए, अभी आप लोग के घर में आवास की जनगणना हो रहा होगा। दूसरा चरण में हो जाएगा फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। जनसंख्या गणना के संदर्भ में तिथि अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 से होगी, जबकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे हिमालय क्षेत्रों में ये 10 अक्टूबर 2026 से होगा। इसको ध्यान रखिएगा। कार्यों की निगरानी के लिए सीमेस सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम पोर्टल डेवलपमेंट किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री जलपोत संचालन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा हुआ। यूपीपीसीएस वाले जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चालित यात्री जलपोत संचालन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। हाल ही में सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए जब इसको 74% बढ़ाया गया था, पहले से कम था, तो BPSC पूछा था। ठीक है, तो अब कितना कर दिया गया? 74 से 100% कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं RBI की मौद्रिक नीति RRR, इसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट जो है, रेपो रेट 5.25 है। देखिए रेपो रेट क्या होता है? ये रेपो रेट वो होता है जो
आरबीआई अल्पकालिक रूप से अन्य बैंकों को ऋण देता है। ये अल्पकालिक रूप से आरबीआई जो है अन्य बैंकों को ऋण देता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक रिजर्व रेपो रेट होता है। रिजर्व रेपो रेट होता है जब आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उसके जमा पर ब्याज देता है, ठीक है। तो इसको कम कर दिया गया है। देखिए ये आपका आरबीआई है, इसको समझ लीजिए, आरबीआई है और ये वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक जो हम लोग यूज करते हैं, कोई भी बैंक मान के चलिए वाणिज्यिक बैंक, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो रिजर्व रेपो रेट कह रहा है जब इसको पास पैसा कमेगा बैंक के पास तो आरबीआई के पास जाएंगे, ठीक है, आरबीआई के पास जाएंगे और यहाँ से ऋण लेंगे। तो ये अल्पकालिक ऋण देता है इसमें आरबीआई। लेकिन जब ये पैसा अगर जमा करना चाहेगा आरबीआई के पास तो आरबीआई बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा करेंगे तो इसको रिजर्व रेपो रेट करते हैं। मतलब उल्टा करना। यहाँ रेपो रेट में क्या था, आरबीआई बैंक को दे रहा था अल्पकालिक रूप में और यहाँ बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं। जब आरआर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ जो बैंक होते हैं यहाँ अधिक जमा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब ग्राहकों को देंगे ना तो यहाँ जोखिम ज़्यादा रहेगा, लेकिन आरबीआई को देंगे तो यहाँ जोखिम कम रहेगा। तो ये बैंक क्या करते थे, ये आपको आरबीआई के पास ज़्यादा रखने की ओर देखते थे ताकि यहाँ पे आपको सुरक्षित रहेगा और ज़्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन आरबीआई ने क्या किया है, आरआर रिजर्व रेपो रेट को फिक्स कर दिया है 3.335%, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट कितना है, 5.5% है। उसके बाद कह रहा है CNAP कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन क्या है, यह व्यवस्था के तहत मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। उसके बाद कराए नियुक्तियाँ। नियुक्तियाँ में क्या, नितिन नवीन भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। राजकुमार गोयल भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो राजकुमार गोयल। असीम मुनीर जो है ये पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं। उसके बाद देखते हैं पुरस्कार। देखिए फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को, इसको ध्यान रखिएगा। फीफा का विश्व का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। हालांकि ये पुरस्कार लेके काफ़ी उतावला रहते हैं तो बीच बीच में अपने आप को ये करते रहते हैं। उसके बाद ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर अनंत अवानी को मिला है, ठीक है। किसके लिए, बनतारा जो है, बनतारा में देखे होंगे, बनतारा चिड़ियाघर की स्थापना किया। यहाँ पे विभिन्न पक्षियों को खास करके बड़े पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की जो है कौन है, तो उस्मान डेम्बेले हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो कौन है, तो महिला खिलाड़ी है एंताना बोनामाटी, इसको ध्यान रखिएगा, स्पेन की रहने वाली है। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 के मिला है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 जो मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स मिला है मोडो डुप्लांटिस को, इसको ध्यान रखिएगा। और महिला एथलीट्स कौन है, तो मैकलाफ्लिन लेब्रोन को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट अवार्ड मिला है। उसके बाद करें अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, ये 20 बच्चों को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को दिया गया, तो 20 बच्चों को दिया गया है, ठीक है। 2025 क्यों, क्योंकि ये दिसंबर में दिया जाता है, तो 2025 इसलिए अभी है, 2026 का नहीं मिला है। इसमें बिहार के 2 बच्चे वैभव सूर्यवंशी जो IPL में काफ़ी तबाही मचा चुके हैं, उसके बाद कमलेश कुमार, इनको मरणोपरांत मिला है। यह प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप से दिया जाता है। अब देखते हैं वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, कभी से यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो जोरावर सिंह एवं शहजादा फतेह सिंह जो थे, इनको क्या किया था, इनकी साहस और बलिदान के चलते सदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाल ही में स्टैचू ऑफ द यूनिटी अयोध्या स्थित राम मंदिर के निर्माण की भूमिका निभाने वाले मूर्तिकार जो थे राम तुषार, उनका निधन हो गया, इनको ध्यान रखिएगा। खालिदा जिया का निधन हो गया, ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थी, 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रही थी, इसको ध्यान रखिएगा। UNO ने वर्ष 2026 में निम्नलिखित रूप में मनाने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2025 में UPSC डायरेक्ट फैक्ट दे दिया था मिलान करने के लिए कौन कौन सा सही है। तो महिला किसान वर्ष 2025 मनाया जाएगा, 2026 मनाया जाएगा महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद क्या है सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय चरागाह भूमि और पशुपालक वर्ष। उसके बाद क्या है सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसको ध्यान रखिएगा। अब करा अमेरिका पत्रिका टाइम ने AI वास्तुकारों को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। यूट्यूब के CEO नील मोहन को घोषित किया गया है और एथलेटिक ऑफ द ईयर अज्जा विल्सन को घोषित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं बुक कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला जो कह रहा है इट्स विच टू बी हेल्दी जो है माइका अरोरा का बुक है, इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद करा द इलेवेंथ आवर जो है ये सलमान रुश्दी का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा है मदर मैरी कम्स टू मी किसका बुक है? तो ये सतीश कुमार गुजराल का है, गुजरात नहीं गुजराल है, सतीश कुमार गुजराल का बुक है मदर मैरी कम्स टू मी, इसको ध्यान रखिएगा। रेजवेट ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है, तो पूछ देगा ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो रेजवेट को घोषित किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जानबूझकर गुस्सा करना, आक्रोश करना, तीखा प्रतिक्रिया करना, भड़काने वाला ऑनलाइन कंटेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु जो है दीप्तवाह चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका में मदद करने के लिए भारत द्वारा चलाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछ देगा दीप्तवाह चक्रवात कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था, इस तरह से भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला कह रहा है विश्व कप स्वैक्स 5वां संस्करण चेन्नई में आयोजित हुआ, इसका पहला विजेता जो था भारत था और उपविजेता हांगकांग था। 5वां खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ? तो राजस्थान में, पहला स्थान चंडीगढ़ 67 पदक के साथ। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पहली बार आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में हुआ, शुभंकर क्या था? तो मोरवीर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अजन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में, विजेता कौन बना? बेल्जियम, उपविजेता कौन बना? भारत। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ, इसका थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, आयोजन क्या था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद WHO का पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा वैश्विक सम्मेलन जो होगा न्यू दिल्ली में होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका थीम क्या है? संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में फर्स्ट बार आयोजन हुआ था गुजरात में। आयोजन जो हुआ था WHO का आयुष मंत्रालय, WHO द्वारा और आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला कह रहा है भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो त्रिवेंद्रपुरम में किया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आनंद सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द नेविगेशन इसका पूरा नाम है, इसरो के चेयरमैन वी रामनारायण द्वारा किया गया। उसके बाद कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यात्री कौन थी? तो जर्मन इंजीनियर मिकाएला बैथेस थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है किस देश द्वारा विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिला का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वायरलेस रेल काफिला किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो चाइना द्वारा किया गया। उसके बाद देखते हैं रामसर साइट। देखिए न्यू रामसर साइट सिमोली सेठ झील राजस्थान में, कोपोरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में 20 है। उसके बाद यूपी में है। रामसर संधि का हुआ था 1971 में, बाकी इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसको वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अभी भारत में 99 रामसर स्थल है, 99वां जो बना है शेखापुर झील बना है, ठीक है। इसके बारे में यूपीएससी भी इस बार पूछा था, 2026 का क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद कह रहा है GOI द्वारा राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अंडमान निकोबार में किया जाएगा। उसके बाद NHI के द्वारा मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत के पहली वर्ल्ड लाइफ सड़क का निर्माण किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछ देगा हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड लाइफ सड़क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो NH45 पर, कहाँ पे? MP में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा उद्विलास संरक्षण हेतु विशेष पहल किया गया? उद्विलास के लिए तमिलनाडु संरक्षण खोला है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत का नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल के राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल में सहयोग की स्थापना किया गया है, ठीक है। जो लोथल हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है, इसके नीदरलैंड और भारत द्वारा इसके विरासत को विकास के लिए हस्ताक्षर किया गया है। वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 पहल शुरू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ वित्त मंत्रालय दे देगा, यहाँ अगर ऑप्शन दे देगा विज्ञान मंत्रालय तो सभी लोग विज्ञान मंत्रालय बोलेंगे, लेकिन कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय। इसका जो उद्देश्य है 2032 तक पूरा करने की संभावना है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या। दक्षिण गंगोत्री 1983 में शुरू किया गया था, मैत्री 1989 में और भारती 2012 में, तीनों एग्जाम में पूछा हुआ बहुत बार है। उसके बाद 60 के पचकारों का सम्मेलन 20वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ था। हाल ही में NI ने तत्वाधान में 2 दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। न्यू रामसर साइट एटा पटना एटा में है और छत्तीसगढ़ कच्छ में। देखिए पटना से बिहार मत मारिएगा, एटा जिला यूपी का है, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद करप्शन परफेक्शन इंडेक्स CPI 2025 में जारी किया गया है। तो इसमें भारत का जो रैंक है ये 91 है। हम लोग भ्रष्टाचार में 91 स्थान पर हैं। जो कुल अंक है वो 39 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से, ठीक है। 2024 में कितना थे? 96 थे। पहला पर सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद सिंगापुर, इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का विजेता थे कार्लेस अल्कराज और उपविजेता थे नोवाक जोकोविच, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद महिला विजेता थी एलिना सविकाना और उपविजेता थी आर्यन सवालिंका, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब, जो आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब जो था इसका नाम नाम बदल दिया गया, इसका क्या कर दिया गया, तो गुरु रविदास जी हवाई अड्डा कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। 16वां वित्त आयोग का स्थापना हो चुका है, 2026 में रिपोर्ट जारी कर चुकी है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पगड़िया थे। बाकी आप लोग इसके वित्त आयोग के बारे में वीडियो डाल चुके हैं डिटेल से, उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए उसके बाद खंजर अभ्यास युद्धाभ्यास भारत किर्गिस्तान के समय के मध्य हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो मीसामारी में असम में हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1-2 युद्धाभ्यास और हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक होता लामतीये जो है वो भारत और सेल्सियस के बीच में है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, भारत और सेशेल्स के बीच में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है अभ्यास शक्ति 11, भारत फ्रांस के बीच होता है, और युद्ध अभ्यास भारत और यूएस और इंडिया के बीच होता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। केरल जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट प्रदान किया है, इसको ध्यान रखिएगा। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हुआ। ठीक है, विजेता कौन रहा, भारत, विजेता इंग्लैंड रहा। आयोजन जिम्बाब्वे नामीबिया में हुआ। ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाला देश बन गया है। वैभव सूर्यवंशी 175 रन मैन ऑफ द मैच बने थे, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है, तो बी चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में जो स्थित है वो बना है। उसके बाद 79वां संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब सर्विसेज ने केरल को हराकर जीता, इसको ध्यान रखिएगा। स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ आपको लोकसभा में लाया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है, 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके ही लाया जा सकता है। ठीक है, और इसको पारित करने के लिए, इसको लाने के लिए कम से कम मिनिमम 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, और इसका जो पारित होता है प्रभावी बहुमत द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए प्रभावी बहुमत द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रभावी बहुमत होता है जो तत्कालिक सदस्य कहने का मतलब है जो कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या मान के चलिए ये भी 530 है, तो अगर इसमें कुछ रिक्तियाँ हैं, किसी का मृत्यु हो जाता है, किसी सीट रिक्त होता है, तो उसको छुड़ा करके प्रभावी कहते हैं। तो प्रभावी बहुमत द्वारा जो तत्कालिक का कम से कम आधे से अधिक होता है उसको कहते हैं। उसके बाद कहा राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भर भारत मिशन MP से शुरू किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए हैं। इसके तहत देश भर में 1000 नई दालें को किस्मों को स्थापित करना, इसको ध्यान रखिएगा। दाल में पहला उत्पादन राज्य कौन सा है, तो MP है। उसके बाद करा ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष, ओल चिकी जो है लिपि एक है, इसका 100 वर्ष हो गया। इसका संबंध किससे, पाली भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पाली भाषा से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कौन किए थे, तो पंडित रघुनाथ राव मुर्मू किए थे। अब करा बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया तारिक रहमान ने। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को जगह लिया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है केरल जो है भारत का पहला राज्य जिसने ट्रेड फ्लोटिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर की घोषित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रेड नहीं है, टाइड है, मतलब जो ज्वार भाटा आता है उसको जो घोषित किया है आपदा कौन किया है, तो केरल किया है। हार्मोज जल मड्रू, ये जो है आपको फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच देखने को मिलता है। 2025 में US ईरान के बाद परमाणु साइन के रूप में देखे होंगे, अटैक किया होगा, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद बुक ऑथर देख लेते हैं। देखिए कह रहा है द सेज हु रिजमेंट हिंदुज़म, द सेज हु रिजमेंट हिंदुज़म जो है ये किसकी पुस्तक है, तो शशि थरूर की पुस्तक है। ये किस पे लिखा गया है, तो श्री नारायण गुरु का नाम सुने होंगे। ये श्री नारायण गुरु जो हैं ये क्या थे, इन्होंने नारा दिया था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के मानवता की ओर नारा दिए थे, उन्हीं पर ये बुक लिखा गया हुआ है। उसके बाद कह रहा है विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो मिलान इटली में हुआ। 92 देशों ने भाग लिया, नॉर्वे फर्स्ट पर रहा। ठीक है, भारत में एक भी मेडल नहीं जीता, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाफ्टा अवार्ड देखते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बाल पारिवारिक फिल्म जो मिला है
भारतीय फिल्म बुक को मिला, जो भारतीय फिल्म मणिपुर के पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो निर्माता है लक्ष्मी प्रिया देवी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं वज्र प्रहार अभ्यास 16वां संस्करण कहाँ हुआ। ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, वकलोह में हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद करा राष्ट्रपति भवन में एंडियस लुइस के प्रतिमा की जगह आपको सिर गोपालचारी की प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। ये भी पहले मैं बता चुका हूँ। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया। इजरायल की संसद द्वारा पीएम मोदी के सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आपका अप्रैल में करंट अफेयर में भी उसमें भी चर्चा किया हुआ है। और 6वां ग्रैमी अवार्ड 2026 को बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये किसको दिया गया है? तो दलाई लामा को मेडिटेशन द रिफ्लेक्टेशन हेतु दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल व्यय कितना किया गया है? तो 55.3 लाख करोड़ किया गया है। ये डिफेंस बजट के रूप में 70.85 लाख करोड़ है, इसको ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3%। जीडीपी 9 से 7.5% बढ़ने का अनुमान है। उसके बाद करा नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना? तो गुजरात बना, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि ऑल ओवर पूछेगा नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का कौन सा रैंक है, तो 3rd रैंक भारत का है, पूरे विश्व में 3rd रैंक भारत का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो अभी लगभग नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग कुल ऊर्जा में 274.68 गीगावाट क्षमता का निर्माण करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सौर ऊर्जा में कितना है? 125 गीगावाट लगभग है। और पवन ऊर्जा में 56 गीगावाट है। ठीक है, सौर ऊर्जा में हम लोग विश्व में 4था स्थान पर है और पवन ऊर्जा में 3रे स्थान पर है। ठीक है, और सौर ऊर्जा में अगर पूछेगा ऑल ओवर तो राजस्थान पहला स्थान राज्य में है, और आपको पवन ऊर्जा में पूछेगा तो गुजरात पहला राज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक पंचामृत के तहत 500 गीगावाट, पंचामृत योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। हर मरीज की स्थिति के लिए अलग होती है, इसका थीम है। ठीक है, उसके बाद कराया क्रैकोकोर्ड प्राइज 2026 भारतीय मूल के वैज्ञानिक सम्मानित किया गया। ये वीरभद्र रामनाथन है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 अप्रैल का करंट अफेयर में, उसको देख लीजिएगा। बाकी आपको PDF मिल जाएगा, उसको आप लोग 1-2 बार रीड कर लीजिएगा और वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। उसके बाद करा है पेनार नदी जल विवाद, ये किन किन राज्यों के बीच है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ एग्जाम में है। तो ये कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय विमानपत्तक प्राधिकरण AI बोर्ड का सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला पहली महिला कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। निवेदिता दुबे जो है AAI का पहला बोर्ड सदस्य के नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। ATP मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाला दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यूकी भावरी बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे? रोहन बोपन्ना के बाद ये टॉप 2 में 20 में पहुंचने वाले पहले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। पहले कौन थे? तो रोहन बोपन्ना थे, अब यूकी भावरी बने हैं। यूकी भावरी ने स्वीडन के आंद्रे गुरोगासन के साथ जोड़ी था बना करके ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में खेलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला कह रहा है फरवरी 2026 के किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? तो पहला देश कौन था? पहला ऑस्ट्रेलिया था। दूसरा देश कौन बन गया? तो स्पेन सेकंड देश बन गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में किस राज्य को शीर्ष पर मिला है? तो त्रिपुरा को शीर्ष राज्य मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 1 ग्राम पंचायत त्रिपुरा को सिपाही जाला जिले के जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसको ध्यान रखिएगा। अब कह रहा पहली PAI रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी हुई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन मापा गया। ठीक है, PAI पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या इसी के अंतर्गत आता है।
100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य जिला कौन सा बना है? तो अरवल राजस्थान का जिला बना है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका टारगेट है इंश्योरेंस क्षेत्र में 2047 तक 100% बीमा कवर करना। अब कह रहा है जापान के इतिहास में वह पहली महिला पीएम कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापस लौटी? तो सनाए ताकाइची है। इसको ध्यान रखिएगा। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो थाईलैंड के द्वारा जो प्रधानमंत्री है अनुतिन चारनवीरुकुल है। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो थाईलैंड का ये सेकंड बार नियुक्ति हुआ है, अनुतिन चारनवीरुकुल को सेकंड बार नियुक्ति हुई है। ठीक है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार सबसे अधिक ऊन उत्पादक किस राज्य में है? तो राजस्थान का। इसको ध्यान नहीं रखिए, इसको नहीं पूछेगा, पूछ देगा सर्वाधिक ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो राजस्थान का योगदान कितना है? 47%। ठीक है। ये जो है ये किस मंत्रालय द्वारा काम करता है? तो पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा, पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा काम करता है। उसके बाद कह रहा है नेटवर्क तत्परता सूचकांक NRI 2025 में भारत के किस स्थान पर है? तो 45वां स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन सा है? US है, फिनलैंड है, सिंगापुर है। थर्ड ये देश है। भारत का स्थान 45वां है। कुल 2024 में था 49 रैंक था। ठीक है। रिपोर्ट वाशिंगटन DC द्वारा पुडलोइंस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। इतना अंदर से जाकर नहीं पूछेगा, सिर्फ याद रखिए। ये राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो हर साल जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्यों मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। सरोजिनी नायडू को क्या कहता है? भारत का कोकिला कहते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये जो थे सरोजिनी नायडू थे 1925 में भारत के पहली महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। ऐसे ऑल ओवर कांग्रेस के पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारत की पहली महिला थी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इनको ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था। देखिए 1925 में अध्यक्ष पहली भारतीय महिला थी और यूपी के स्वतंत्रता के बाद ये यूपी के राज्यपाल भी बनी थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग नई दिल्ली में होगा। ठीक है। ब्रिक्स शेरपा कौन है? तो सुधाकर दलेला है। इनको ध्यान रखिएगा। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अभी वर्तमान में जो है ब्रिक्स कितने कंट्री है? ब्रिक्स में अभी 11 देश। 11वां जो देश है कौन था? तो इंडोनेशिया। इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ? इंडोनेशिया को ध्यान रखिएगा। 11वां देश है। ठीक है। स्टार्टिंग में कितना देश से बना था? तो ये 5 देश से बना था। जो ये थे, जैसे ब्रिक्स शब्द कहाँ से आता है? तो जिम ओनील थे, उन्होंने ब्रिक्स शब्द के गढ़ा था। उन्होंने कहा था जो आने वाली अर्थव्यवस्था है, भारत और रूस और चाइना, ये लोग आगे एक गठबंधन की तरह देखने को मिलेगा। वही जो थे जिम ओनीस ने ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रिक्स कर रहा है। एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए भारत अध्यक्षता कर रहा है तो डिटेल से पूछ सकता है। ये कुल वैश्विक जनसंख्या का कितना? 40%, लगभग 40%। और कुल वैश्विक जीडीपी का लगभग 37% कवर करता है। ठीक है। और ब्रिक्स देशों ने NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बुक ए मारी कथा काहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेटर कमांडर। लेखक कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। बक्सी जगत बंधु द ग्रेट कमांडर 1817 को पाइका विद्रोह के नायक थे। जो बक्सी जगत बंधु थे ग्रेट कमांडर, जिनके बारे में चर्चा किया गया है, 1817 में पाइका विद्रोह के नायक थे। अब GDPIP को लिए प्रस्तावित नया वर्ष। देखिए इसके बारे में हालांकि हम लोग और चर्चा डिटेल से करेंगे, और पहले मैं किया हूँ। इसके स्थान पर 2012-13 किया गया है। ये मौसमी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, GDP, CPI और IP के आधार को संशोधन किया गया है। CPI का नया वर्ष क्या होगा? तो 2023-24 होगा। वेरी इंपोर्टेंट, इसको देख लीजिए। और IP का होगा 2023-22-23 और WP का होगा 2022-23। इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है गेजानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आया था? तो मेडागास्कर में आया था। इसको ध्यान रखिएगा। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो नाटो द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक सेंट्री मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो नाटो द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। देखिए नाटो अभी काफ़ी चर्चा में है, तो नाटो के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य काम अंटार्कटिक क्षेत्र में निगरानी करना, सुरक्षा को बढ़ावा देना, नाटो के बीच तालमेल बैठाना। नाटो में
1949 में वाशिंगटन संधि पर हुआ था, वाशिंगटन डीसी संधि पर हुआ था। इसका देखिए सदस्य वर्तमान में कितना है, तो 32 है। जो 32वां देश है कौन है, स्वीडन है, और 31वां देश है फिनलैंड है। या इसका महासचिव जो है मार्क रूटे हैं। 2026 में आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2026 में कहाँ होगा, तुर्की में होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और इससे एक और फैक्ट पूछता है, आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 5 जो है नाटो देश से संबंधित है। अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी देश पर हमला माना जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 5 को ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा 94 पीएमओ के साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर का स्थानांतरण किया गया, तो सेवा तीर्थ। पीएमओ जो साउथ ब्लॉक से नए परिसर में स्थापना सेवा तीर्थ में किया गया। उसके बाद करा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, एकमात्र मंड ज्वालामुखी, ठीक है, मंड वोल्केनो जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो वाराटांग द्वीप पर है, जो अंडमान द्वीप में पड़ता है। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, तो बैरन द्वीप पर पड़ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कौन नियुक्त किया गया, तो अजय कोटक। तो देखिए पहले देखते हैं गिफ्ट सिटी होता क्या है, ये काफ़ी चर्चा में सुने हुए हैं। तो गिफ्ट सिटी जो है गुजरात के गांधीनगर में एक इकोनॉमिकल जोन के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। यह भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और पहला IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बना है, ठीक है। इसके IFCA रेगुलेटिंग करती है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रोत्साहन करती है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। यह ग्लोबल साउथ देखिए, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जो होता है, ग्लोबल साउथ वो है जो विकासशील देश जैसे भारत हो गया, या ग्लोबल साउथ कहने का मतलब देखिए आपको ये पृथ्वी हो गया, इसको ये जो ये दक्षिणी ध्रुव में वाला देश पड़ते हैं, दक्षिण ध्रुव में पड़ते हैं, उसको ग्लोबल साउथ के नाम से आता है। वैसा देश जो विकसित अवस्था में है या विकासशील अवस्था में है, जिनकी अर्थव्यवस्था अभी बढ़ रही है और यहाँ पे गरीबी या मीडियम अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, इसे ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। देखिए ग्लोबल साउथ में एक चाइना भी आएगा, लेकिन ये आपको जापान भी देखने को मिलेगा, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसा देश है जो विकसित राज्य है, ग्लोबल साउथ में होते हुए विकसित राष्ट्र है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो थीम है सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए सुख, इसको ध्यान रखिएगा। हम 98 देखते हैं। WHO ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन NOPV2 को लॉन्च किया है, मंजूरी दिया है, तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा जो हैदराबाद में स्थापित है, इसको WHO ने मंजूरी दी है। मुख्य उद्देश्य क्या है, टाइप 2 जो वायरस है उसको खत्म करना है। 2014 में पोलियो मुक्त हुआ था, भारत में 2014 में पोलियो मुक्त हुआ था। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। IGBC प्लेटिनियम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण अनुकूल के रूप में दिया जाता है, इको फ्रेंडली इसको माना जाता है। फरवरी माह में घोषित PM राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितनी राशि कैशलेस इलाज प्रदान किया गया है, तो 1,50,000 रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियन 2026 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन स्थान रहा है, तो भारत रहा है। कितना, 94 पदक के साथ। देखिए 94 पदक कुल भारत जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें स्वर्ण कितना है, 51 है, रजत कितना है, 23 है, और कांस्य कितना है, 20 है। ये सेकंड पर कौन रहा, कजाकिस्तान में होगा। आयोजन का हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, ये 17वां आयोजन था। 16वां का हुआ था तो मास्कट में कजाकिस्तान में हुआ था। मास्कट नहीं, श्यामकेट है। चलिए अगला कह रहा है भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो CA प्रसन्ना कुमारी को नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अदीस अबाब में हुआ, इथोपिया में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। सदस्य देश 55 है, हेडक्वार्टर अदीस अबाब में है। भारत 2023 में अस्थायी सदस्य बना था, इसको पहले हम चर्चा कर चुके हैं। गलथिया बे है, वो कहाँ स्थित है, तो ये आपको साउथ अंडमान में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी पर बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ठीक है। ये जो है असम के गोरखपुर और से नीलागुड़ की दूरी 240 किलोमीटर है। जब ये रोड बनेगा, वाटर टनल बनेगा,
तो इसका जो दूरी है मात्र 34 किलोमीटर रह जाएगा। लोसार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो लोसार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा टारगेट है कि आपको किसी भी एग्जाम में आने वाला करंट अफेयर जो 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है उसको पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिए, ये आपको PIB प्रतियोगिता दर्पण कुरुक्षेत्र का ये इसको तैयार किया जा रहा है। उसके बाद आपको जैसे एग्ज़ाम के पहले आपको MCQ के रूप में प्रैक्टिस किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद करा शाहपुर फंडी डैम किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है। ये पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य AI अर्धचालक और महत्वपूर्ण खनिज के आपूर्ति के रूप में किया गया? तो पैक्स सिलिका जो है अमेरिका के नेतृत्व वाली एक गठबंधन है जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, देखिए ये पैक्स सिलिका US के शुरू किया गया है, 2025 में हुआ था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रोग्राम का शुभारंभ 2 का आयोजन किया गया। किस राज्य में? असम में। चरण 1 था पाक, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार स्थित गाँवों को विकसित करना। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गांव लगते हैं उन गांवों को विकास करके वहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और साथ में साथ सेना द्वारा या सेना के आवाजाही द्वारा सुगमता से प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इसी का पार्ट 2 लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार करा वन जीवी दीदी पहल पर किस टाइगर रिजर्व को महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू किया गया है? तो पलामू टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान रखिएगा। शीतकालीन तूफान हर्नाल्डो किस महासागर में तटीय क्षेत्र में आया है? तो उत्तरी अटलांटिक में महासागर में आया है, इसको ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड के नए PM कौन बने हैं? तो रॉब जेटन बने हैं। चलिए, उसके बाद कह रहा है MHA द्वारा जारी भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है जीरो टॉलरेंस, इसको ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच कहाँ भी हुआ? UK में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुआ थी? तो 2018 में हुआ था। ये नहीं पूछेगा, ये संस्करण पूछ सकता है और ये कब हुआ था वो देखिएगा। और UK में हुआ है और भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया, इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य जो है UN का लक्ष्य है 2030 तक जो है जो रोड से होने वाले मौत को आधा करना है, 50% तक कमी करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए, अब अगला करा है भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? तो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत के रूप में बेला ग्राम पंचायत को महाराष्ट्र में जो है स्थित है, इसको मान्यता मिली है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम था विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रेरित करना। ठीक है, ये कब मनाया था? तो 28 फरवरी को मनाया था। रमन इफेक्ट जो 1928 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 19 एक मिनट रुकिएगा, देखिए शुरू से देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम क्या है? विज्ञान में महिलाओं और विकसित भारत को प्रेरित करना।